वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क में। साथ ही मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीएचडी रिसर्च और सोशल वर्क से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको मिल सकती है, जहाँ पर हम क्विजेस भी कंडक्ट कराते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के सोशल वर्क पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे गए थे और उनकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिसंबर 2023 सोशल वर्क का जो पेपर आया था उसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि जो सेक्शन 16 है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है, उसमें कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी ड्यूटी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, विच से दैट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड और रिकॉग्नाइज सेल प्रोवाइड। इसमें से किस प्रकार का एजुकेशन जो है इस जो डिसेबिलिटीज एक्ट है उसके तहत जो सेक्शन 16 है उसमें किस प्रकार के एजुकेशन की बात की गई है। तो ये जो होगा आपका स्पेसिफिक एजुकेशन की बात की गई है। इसका ये अर्थ ये है कि जो भी हमारे जो भी डिसेबिलिटीज से संबंधित जो लोग होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है द रिपोर्ट टाइटल यूथ इन इंडिया 2022 इज पब्लिश्ड बाय, मतलब कि जो यूथ इन इंडिया 2022 है, ये रिपोर्ट जो थी ये किसने पब्लिश की थी? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किया था। ठीक है, इसके बाद है कि लेट 19th सेंचुरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट लीडर्स बिलीव दैट द कॉज ऑफ पॉवर्टी वेयर, मतलब कि जो 19वीं शताब्दी के टाइम पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन जो था उसके तहत जो लीडर्स थे उनका क्या मानना था कि पॉवर्टी का कारण क्या है। तो वहां पे जो थी पहली थी इग्नोरेंस, जिसको अज्ञानता कहेंगे। फिर आपका था इनकॉम्पिटेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे अक्षमता, और यहाँ डलनेस का मतलब हो जाएगा आलस्य, और इनटेम्परेंस का मतलब हो जाएगा संयमिता। ठीक है, और इनोसेंस मतलब मासूमियत होता है। ठीक है, तो आप देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा कि गरीबी का कारण क्या हो सकता है। मासूमियत तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही कट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन ई जिसमें नहीं है आपको वही टिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन तीनों ही ऑप्शन में ई है, तो मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपका इग्नोरेंस, इनकॉम्पिटेंस, आइडियलनेस, इनटेम्परेंस, ये चारों ही शामिल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है हु इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ प्रोवेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। कौन था इस टाइम पे जिसे फादर ऑफ प्रोवेशन माना जाता है? तो ये है जॉन ऑगस्टस। ठीक है, यहाँ प्रोवेशन का मतलब होगा परिवीक्षा। ठीक है, हिंदी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए आपको मैच लिस्ट कराना है। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। अब ये देखिए ये जॉब से संबंधित है ना, मतलब कि जॉब में जो एनालिसिस होता है, इवेल्युएशन होता है, इसमें किस प्रकार से ये संबंधित है इसे चेक करना है हमें। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस इसमें से किसे बोलेंगे? ठीक है, तो अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, ये आपका आ जाएगा जॉब एनालिसिस। ठीक है, फिर जॉब इवेल्युएशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ जॉब विथ अदर जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन एंड अप्रोप्रिएट पे रेट। यहाँ पे आप एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि जो पे रेट है वो क्या है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका आता है जॉब स्पेसिफिकेशन।
तो यहाँ पे अ स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू दिस जॉब, मतलब कि जो जॉब की विशेषता है कि कौन कर सकता है, क्या उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिकेशन में आपका आ जाएगा, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल होगा। फिर है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब हो गया अ टूल दैट एक्सप्लेन द टास्क, ड्यूटीज, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पोजीशन, ठीक है, तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। देखिए, आप अगर थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। देखिए, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जो हमने जून 2023 का पेपर सॉल्व कराया है, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे जहां टाइप 1 और टाइप 2 एरर को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फिर रिपीटेड है, ये कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर बार, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करो तो नोट डाउन कर लेना कि क्वेश्चंस कौन से रिपीटेड आते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी बाकी आपको लगता है कि पॉसिबल है क्वेश्चंस इस प्रकार के, उसको आप नोट डाउन जरूर करें अपने पास। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कंडीशन टाइप 1 और टाइप 2 एरर की क्या होती है। तो हमने टाइप 1 का क्या बताया था, टाइप 1 एरर को हमने बताया था कि जब नल हाइपोथेसिस जो आपकी होती है वो ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा होता है टाइप 1 एरर, ट्रू है और हमने रिजेक्ट कर दी। और जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा टाइप 2 एरर। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वो, तो यहाँ पे है द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड। देखिए ये तो आइडियल वाली चीज हो गई है ना, कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये तो नहीं होगा। द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड रिजेक्टेड, देखिए ये वाला टर्म जो हमारा टाइप 1 एरर का है वो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड रिजेक्टेड, ये भी नहीं होगा। द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड एक्सेप्टेड, ये हमारा टाइप 2 एरर हो जाएगा। अब देखिए बी एंड आपका बी एंड डी आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंड इंट्रामूरल एक्टिविटी ऑफ लेबर वेलफेयर। अब हमें समझना होगा कि इंट्रामूरल एक्टिविटी का क्या मतलब होगा लेबर वेलफेयर में, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। तो इसमें हम एक हमारा हो जाएगा इंट्रामूरल, ठीक है, एक्टिविटी, और एक हो जाएगा आपका एक्स्ट्रामूरल, ठीक है। अब देखिए इसमें वो इंट्रामूरल में वो सभी चीजें आ जाएंगी जो कि आप जहाँ पे मतलब जो लेबर काम कर रहे होंगे, जो प्रीमाइसेस होगा, जो फैक्ट्री या जो भी होगा, वहां पे जो चीज होगी वो आपकी इंट्रामूरल में आ जाएगी। और एक्स्ट्रामूरल में वो चीजें आ जाएंगी जैसे कि आपका कोई इंश्योरेंस हो गया है ना, सोशल इंश्योरेंस हो गया। सोशल इंश्योरेंस यहाँ पे क्या मतलब कि जो उस जो लेबर या जो एम्प्लॉय है उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस उनको दिया गया है, जैसे पेंशन है ना, आपका पेंशन आ गया, पीएफ आ गया, ये सारी चीजें ऐसे टाइप की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रीमाइसेस के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैंटीन हो सकता है ना, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग एंड बाथिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो ये यानी कि ये इंट्रामूरल हो गया। और यहाँ पे पूछा गया है नॉट, तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन, जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका एक्स्ट्रामूरल, यानी कि वो इंट्रामूरल नहीं है। तो नॉट में तो आप सिलेक्ट कर लोगे जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इंट्रामूरल में आपका कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर ये हो गया, फिर इसके अलावा क्रेच जैसे होता है ना, क्रेच हो गया। इसके अलावा आपका जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हो जाएंगी, वॉशरूम हो जाएगा है ना, वॉशरूम, ये सारी चीजें जो आपकी है इसमें आ जाएंगी, ठीक। और यहाँ पे हमने देख ही लिया कि पीएफ और ये सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज यहाँ पे देखिए आपको एक्स्ट्रामूरल एक्टिविटीज में। इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी आ जाएगा है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो भी मतलब आपको इस प्रकार से मिल रहे हैं, ठीक है। जो ये आपका आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये आपका इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए ये हमें समझना जरूरी है, ये हमारे पेपर में आएगा। अगली बार हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रामूरल दे दे और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ दे कि नॉट एन एक्स्ट्रामूरल एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, ये सब समझ के रखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो सतत विकास है उसका मेन फोकस क्या है। तो हमने
आपने अगर पिछली वीडियोस भी देखी होगी तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यही कहा है कि जो भी प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज हैं हम उसको इस प्रकार से यूटिलाइज करें कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, और इस तरीके से करें कि वो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो पर्याप्त मात्रा में भविष्य में उपलब्ध हो। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, बैलेंसिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जो पर्यावरणीय जो संरक्षण से संबंधित चीजें हैं, डेवलपमेंट है, संरक्षण से रिलेटेड जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, उनको जब आप बैलेंस करके चलोगे तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर है व्हाट आर द 2 एनर्जीज इंस्टेलेक्चुअल फोर्सेज द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव। ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे जो एनर्जीज होती हैं, फोर्सेज होती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फोर्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के जो होंगे, वो आपका एक होगा लिबिडो और दूसरा आपका होगा अग्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो 2 चीजें होती है, एक होता है आपका इरोस और दूसरा होता है थैनाटोस। ठीक है, अब इसमें जो इरोस होता है वो आपका जो भी आपकी लाइफ को ड्राइव करने वाली जो भी आपकी एनर्जीज होती हैं, जैसे आपका लव हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। और थैनाटोस में आपका आ जाता है डेथ, जो कि जैसे हो गया एग्रेशन, है ना, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, ये सारे इसमें आपके शामिल होते हैं। ठीक है, और इसी पे सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो इसी से चलते हैं। ठीक है, इन्हीं 2 एनर्जी से ड्राइव होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हमने यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एज पर कारा गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर adopting a child in India in given in 5 steps। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टेप दिए गए हैं लेकिन ये अरेंज्ड नहीं है, तो इनको हमें अरेंज करना है कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ कारा का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसी के द्वारा जो चिल्ड्रन हैं उनसे रिलेटेड जो भी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है कंट्री के अंदर या अडॉप्शन से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको इसी के प्रोसेस के द्वारा आपको करनी होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये आपका एडॉप्शन जब होता है तो 5 स्टेप दिए होते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, पहले क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होम स्टडी एंड काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि देखना जरूरी है ना कि कहाँ पे क्या है, जो मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, क्या है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका रेफरल ऑफ चिल्ड्रन, थर्ड पे। फिर आपका आता है एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड, जरूरी है ये भी। ठीक है, तो ये पहले होगा। उसके बाद आपका आ जाता है कोर्ट हियरिंग। ठीक, तो ये 5 स्टेप आपके होते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है कि विजन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज, इसमें से ये मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, चूज करना है आपको। देखिए ऐसे ही नेट के अभी पेपर जो हो रहे हैं ना, अभी जो कराए जा रहे हैं, उसमें ऐसे ही लंबे लंबे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो आपको कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तभी आप इसको टाइम पे कर पाएंगे, ताकि आपका टाइम बचे और आप दूसरे क्वेश्चन जहाँ पे देना है वहां दे सकें। तो पहला ऑप्शन देखते क्या है, फोस्टरिंग पब्लिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो नेशनल सोशल डिफेंस का ये तो विजन अभी नहीं है। ठीक है, फोस्टरिंग पब्लिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ओल्ड एज पर्सन्स, ये है सोशल डिफेंस में आपका ओल्ड एज पर्सन से रिलेटेड आपको मिलेगा ये, तो ये है आपका विजन एक। फिर है फोस्टरिंग पब्लिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ये भी होगा आपका शामिल। ठीक है, फिर क्या है, फोस्टरिंग पब्लिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, ये भी आपका आ जाएगा।
फिर आपका फोस्टरिंग पब्लिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंश्योरिंग वेल प्लान प्रोग्राम्स फॉर डिप्राइव्ड ग्रुप्स, ऐसा ये ऑप्शन नहीं होगा आपके, ये जो 3 ऑप्शन है बी सी एंड डी, ये होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सही जो आंसर है यही होगा। चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैरेक्टराइजेज अ सोशल वर्कर्स रोल्स इन रिलेशन टू पॉलिसी, मतलब यहाँ पे आपको पॉलिसी से रिलेटेड जो सोशल वर्कर है उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो उसकी भूमिका है उसमें, इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ओनली सोशल वर्कर्स वर्किंग विथ मैक्रो इश्यूज नीड टू, सीधी बात है, सिर्फ मैक्रो नहीं होगा, ओनली लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ओनली तो नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो माइक्रो मिनी मतलब जो माइक्रो है, माइक्रो लेवल है, मेजो लेवल, हर जगह पे वो अपना पॉलिसी मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो। ओनली सोशल वर्कर्स वर्किंग इन द माइक्रो, देखिए अभी हमने बात की ना, ओनली है तो ये वैसे ही ओनली से आप समझ जाइए कि ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गए। फिर क्या है, व्हेन सोशल वर्कर्स आर फैमिली काउंसलर्स दे एवरीडे वर्क डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी पॉलिसी डिसीजन, ऐसा नहीं है, ये मतलब एसोसिएटेड ही नहीं है ये कोई। फिर है ऑल सोशल वर्कर्स नीड टू मेक पॉलिसी पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस वर्ल्ड, ये जरूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट इम्पैक्ट सोशल वर्कर्स शुड पार्टिसिपेट विद गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिल्कुल ये दोनों ही चीजें होती भी हैं और होनी भी चाहिए। तो डी एंड ई जो है आपका राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इनेक्टेड लेजिस्लेशन ऑन मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR को मैंडेटरी किया है, कौन सी कंट्री है, फर्स्ट जो है वो है आपकी इंडिया, ठीक है। यहाँ पे अब दिया हुआ है कॉन्सेप्ट है और डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन है इसमें से किस कॉन्सेप्ट की है, ठीक है। तो पहला आपका है सेंसेड कल्चर, ठीक है। सेंसेड कल्चर क्या है, थिंग्स विच कैन बी परसीव डायरेक्टली बाय द सेंसेस, मतलब कि जो चीजें डायरेक्टली जो इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, तो वो इसमें आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका भौतिकवादी हो, सेंसुअल हो, है ना, सुखवादी हो, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा नंबर 3, ठीक। फिर है आपका आइडिएशनल कल्चर, अब ये क्या है, वैचारिक संस्कृति इसको बोलेंगे, तो आपका ये हो जाएगा थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड ओनली बाई माइंड, इट इज अब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस कंसर्न विथ फेथ एंड अल्टीमेट ट्रुथ। यहाँ पे देखिए वैचारिकी की संस्कृति से रिलेटेड है, तो जब अब ऐसी चीज आती है तो यहाँ पे आपका माइंड आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट चीज होगी, धर्म होगा, है ना, ये सारी चीजें, फेथ, अल्टीमेट ट्रुथ, ये सारी चीजें इसमें, आस्था, परम सत्य, ये सब सारी चीजें, अमूर्त जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में बात होने लगती है, ठीक है। फिर आपका आता है मटेरियल कल्चर, अब इसमें क्या है, जो भौतिकी संस्कृति से रिलेटेड है। इसका अर्थ क्या होगा आपका, अब कि जैसे जो सिविलाइजेशन है उसमें टूल्स, है ना, यूटेंसिल्स, मशीन्स, मतलब कि आपका टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी चीजें जिसमें शामिल होंगी वो आपका मटेरियल से रिलेटेड होगा, ठीक है। मटेरियल मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब जो चीजें हैं दिख रही हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, मशीनें हैं, उपकरण हैं, अलग अलग साधन है ना, तो ये सारी चीजें आपके इसमें शामिल हो जाएंगी। अब देखिए कल्चरल लैग क्या होता है ना, संस्कृति अंतराल, तो इम्बैलेंस इन द रेट एंड स्पीड ऑफ चेंज बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल पार्ट्स ऑफ कल्चर, ये आपका हो जाएगा। कल्चरल लैग मतलब जो आपको हिंदी में इसको बोलेंगे सांस्कृतिक अंतराल, मतलब जब देखोगे कि आप जो मटेरियल चीजें हैं वो तेजी से चेंज हो रही हैं, बट नॉन मटेरियल चीजें धीमी चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी आती है, वो काफी तेजी से वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए जो सोसाइटी है उसको टाइम लग रहा है ना, उसको सीखने में या अडॉप्ट करने में, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो ये जो इनके बीच का जो गैप होगा वो आपका कल्चरल लैग कहलाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है कि ग्रुप वर्क ऑलवेज फोकस इट्स अटेंशन ऑन 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, प्रोग्राम एंड सोशल रिलेशनशिप इन द ग्रुप, ठीक है। ये बात सही है, क्योंकि आपका जो ग्रुप होता है वो किसी ना किसी कारण से ही फॉर्म होता है ना, तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम और सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि ग्रुप है तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा ही होगा, उनके बीच एक रिलेशनशिप होगा ही होगा, तो यहाँ पे उस पर फोकस होगा, क्योंकि ग्रुप तभी अच्छे से फंक्शन करेगा जब इनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना, सारी चीजें फंक्शनल तभी हो पाएंगी, तो ये आपका ट्रू है। सेकेंड है आपका द ग्रुप वर्कर गाइड्स द मेंबर्स इंटरेक्शंस इन द प्रोग्राम एक्टिविटीज सो दैट दे मे रिलेट देमसेल्फ टू अदर्स एंड एक्सपीरियंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये हमने पढ़ा है ग्रुप वर्क में, ये होता है।
जो गाइडेड प्रिंसिपल में आपका ये आता है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेड इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये भी होता है आपका, तो ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे जो ग्रुप इंसेंटिव्स हैं उसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, ठीक है। द इंसेंटिव में नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्व इट्स पर्पज। अब देखिए ग्रुप इंसेंटिव मिल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि जो पर्पज है वो उसको पूरा ना कर पाए, इतना ना हो वो इंसेंटिव, तो ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। रिड्यूस क्लर्कियल वर्क, मतलब इसका यहाँ पे कोई मतलब बन नहीं रहा है। शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम, ये भी नहीं है। बेटर कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स, आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए। फिर है आपका एनइफिशिएंट वर्कर में बी पेनलाइज्ड फॉर द इफिशियंसी, ये हो सकता है क्योंकि देखिए आप ग्रुप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर ग्रुप के सभी मतलब ग्रुप ने अच्छा काम किया तो सभी को बेनिफिट होगा, है ना। लेकिन अगर ग्रुप का काम खराब हुआ, अब किसी अन्य मेंबर के कारण वो हो रहा है, तो इसमें क्या है, जो वर्कर है अच्छा कर रहा है, जो उसका मेंबर, उसको भी क्या होगा, इंसेंटिव अच्छा नहीं मिलेगा तो उसे भी नहीं मिलेगा, उसकी भी जो इनएफिशिएंसी है ग्रुप की, वो कहीं ना कहीं उस जो एफिशिएंट वर्कर है उसको भी पेनलाइज कर रही है ना, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से हानि हो रही है। तो आपका ए एंड ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इम्प्रूव प्रोडक्शन इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कौन से 5 ईयर प्लान में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात की गई थी जिससे कि प्रोडक्शन जो है, उत्पादन है, उसको इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके और जो कॉस्ट लगता था, लागत जो लगता था प्रोडक्शन में, उसको कम किया जा सके। तो ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में, है ना। जो 7वां आपका 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना, उसमें इसे लागू किया गया था। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्योर्ड अंडर द राइट टू लाइफ गारंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या शामिल है राइट टू लाइफ में, ठीक है। तो राइट टू होलसम इन्वायरमेंट ये शामिल है आपका। फिर आपका राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए ये लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये जरूरी है, ह्यूमन डिग्निटी, तो ये आपका मेंशन है उसमें, आप जब देखोगे तो। राइट टू डाई ऐसा कोई उसमें प्रावधान नहीं है। फिर है राइट टू प्राइवेसी, ये भी है, मतलब आपका लाइफ से रिलेटेड ये 3 यहाँ पे है। देखिए आप ऐसे भी समझ जाओगे, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना, फिर भी आप जान जाओगे कि भाई लाइफ से रिलेटेड प्रॉपर्टी का कोई मैटर नहीं है, और मरने के लिए कोई अधिकार लाइफ से रिलेटेड गारंटी की बात जो करता है, नहीं शामिल होगा। तो ये 3 जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ए, सी एंड ई, यही होगा। फिर है आपका यहाँ पे मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स इन रिसर्च बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो रिसर्च होता है उसमें क्या अप्रोच होगा वो चूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या चूज करते हैं कि हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होगा। उसके बाद क्या चूज करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो कैसा होगा, है ना। सैंपल डिजाइन करते हैं उस टाइम पे, किस प्रकार से सैंपल इकट्ठा करेंगे, ये सारी चीजें भी उसमें शामिल हो जाएंगी। फिर ठीक है, फिर आपका क्या करेंगे, हम डेटा कोडिंग करेंगे, क्योंकि आपको देखिए एनालाइज करना होगा तो आप ऐसे रॉ डेटा को लेके नहीं बैठ जाएंगे ना, उसको आपको कोडिंग करनी पड़ेगी सारी चीजें, ताकि आपकी सही तरीके से हो पाए। तो आप कोडिंग कर लोगे, उसके बाद आप एनालाइज करोगे जो भी आपका डेटा आया है, फाइंडिंग्स वगैरह निकालने के लिए जो भी चीज आपके प्रोसेस है आप यहाँ पे कर लोगे। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी जिसके मतलब आने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं जो भी सैंपलिंग के दौरान, ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो इसमें से देखिए रैंडम सैंपलिंग तो हमेशा से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, क्योंकि वो रैंडम सैंपल लिया जाता है, तो चांसेस होते हैं, वो चाहे सिंपल रैंडम हो चाहे स्ट्रेटिफाइड रैंडम हो, है ना, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होंगे। और फिर आपका लॉटरी मेथड हमें पता है कि वहां पे भी आप रैंडम ही करते हो, जिसका आएगा लॉटरी में जो ऑप्शन, जिसका नाम आएगा या जो भी सैंपल आएगा आपको उसको चूज करना है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका आता है कोटा मेथड, यहाँ पे आप कोटा मेथड में आप जो होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका आ जाएगा ये, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलोसफिकल अजम्पशन ऑफ केस वर्क। नॉट, ठीक है। तो देखते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ पर्सन विद डिग्निटी, ये है।
हमारा होता है केस वर्क में कि सबको जो व्यक्ति है उसकी डिग्निटी के साथ ही हमें कंसीडर करना है, उन्हें जो भी है जैसे भी है उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उनका अपना एक सम्मान है जिसे हमें बनाए रखना है। ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये होता है भाई, इंटरडिपेंडेंट तो होते हैं ना ह्यूमंस, तो ये तो मतलब ये भी केस वर्क के फिलॉसफी में आ जाएगा। देयर आर कॉमन ह्यूमन नीड्स दैट नीड टू बी मीट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ ये भी हो जाएगा। अ पर्सन शुड फुलफिल हिज हर ड्रीम्स बाई एनी मीन्स, ये नहीं होगा एनी मीन्स, मतलब किसी भी तरीके से आपको अपना जो नीड है फुलफिल कर लोगे, नहीं ये नहीं है, ये केस वर्क का सोशल वर्क का तो ये होगा ही नहीं, तो केस वर्क तो छोड़ ही दीजिए, तो ये आपका फिलोसफिकल अंजम्पशन जो है नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 जो होगा राइट होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, जो हमारा सोशल वर्क का डेवलपमेंट हुआ है उसको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा कैसे होता था, पहले जो चैरिटीज होती थी ना उसी से होता था, तो यहाँ पे तो आप पहले यही चूज कर लो, चैरिटीज, रिलीजियस चैरिटीज। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे ए का ऑप्शन 2 खत्म हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि ये पहला है आपका, ये आपका हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे आपका जो है ना हर एक ऑप्शन मिलाने और चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कंफर्म है कि यही ऑप्शन है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुआ था, है ना, धार्मिक जो पहले दान पुण्य होता था, उसके बाद धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए, तो वो आपका आ जाएगा इसमें, मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट, है ना, सुधार। फिर आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये हुआ था उसी के बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो शोषण हो रहा था जो आम लोगों का, जो एलीट क्लास थे उनके द्वारा, तो फिर ये रिवोल्यूशन भी आया। फिर आपका क्या आएगा, ट्रेंड वर्कर्स, नहीं वर्कर्स तो बाद में आए हैं, तो आपका ट्रेंड वॉलंटियर्स हो जाएगा, है ना, उस टाइम पे वॉलंटियर्स थे, उसके बाद आपके जो थे ट्रेंड वर्कर्स हो गए, फिर धीरे यही फिर प्रोफेशनल सोशल वर्क में आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेप्स में इस प्रकार से आया था सीक्वेंस में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक, अ ग्राफिक वे ऑफ बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस इन ग्रुप इज कॉल्ड, तो क्या होगा इसमें, आपका होगा सोशियोग्राम। सोशियोग्राम का क्या मतलब होता है, ये आपका एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि सोशल लिंक्स को दिखाता है ना, किसी व्यक्ति का या कोई ग्रुप है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो उनका सोशल डिसिप्लिन से रिलेटेड जो उनके मॉडल होगा या सोशल स्पेस जो होगा उनका, वो उसको रिप्रेजेंट करता है ना। अधिकतर आप देखोगे जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं ग्रुप के अंदर, जो इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे से व्यक्ति का, ये उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ्स आपके ऐसे रिप्रेजेंट करते होंगे कि रिलेशंस कैसे, किसके क्या है, किस प्रकार के, है ना, ऐसा कुछ बना होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल ग्रुप वर्क का क्या है, ग्रुप क्यों फॉर्म होता है, किसी प्रॉब्लम या किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, क्योंकि आप किसी समूह से तभी जुड़ेंगे ना जब आपकी कोई नीड है या उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर आपका व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके। ठीक है, पहला होता है डायरेक्शन शेयरिंग, ठीक, फिर आपका आता है गोल अलाइनमेंट, फिर आपका आता है मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर आपका आता है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ये आपके 4 होंगे। ठीक है, ए बी डी एंड ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज पॉजिटिव व्हेन, जो 2 चर होते हैं उनके बीच में सकारात्मक जो संबंध है वो कब होगा, तो जब जैसे कि हम मान लें कि कोई वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, स्वतंत्र चर है, और ये उस पर फिर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, आश्रित उस पर है ये चर, तो जब ये पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव बढ़ रहा है और ये भी पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या फिर ये नेगेटिव बढ़ रहा है, मतलब ये नेगेटिव हो रहा है तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, तो इनके बीच ये क्या संबंध आप देख रहे हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। अगर आई भी पॉजिटिव जा रहा है तो डीवी भी पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपके
पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, और ये सिर्फ पॉजिटिव वाले में भी नहीं शामिल होगा, नेगेटिव भी है। अब ये नेगेटिव अगर आई भी जा रहा है तो डीवी भी नेगेटिव जा रहा है, तो यानी ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप का बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये होगा। नो चेंज मतलब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल डिक्रीज, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि द एडिफिस ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिफेंस इज बिल्ट ऑन द आइडियाज लाइक, मतलब कैसे आइडियाज पे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सोशल डिफेंस का वो निर्मित हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, अ कंसर्न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी ओवर एंड अबव द एक्सपिएटरी पनिशमेंट, ठीक है, तो ये आपका होगा एक ऑप्शन, ठीक है। फिर दूसरा है अ डिजायर टू ब्रिंग अबाउट द एमिलिएशन ऑफ द ऑफेंडर बियॉन्ड द इन्फ्लिक्शन ऑफ रिट्रीब्यूटिव पेनाल्टी, ये भी आपका शामिल हो जाएगा। इसके बाद है आपका एन एफर्ट टू एंटिसिपेट एंड डायग्नोज सोशल डिफेंस प्रॉब्लम्स, ये नहीं होगा आपका। एन अटेम्प्ट टू प्रमोट और सेफ गार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पर्सन टू whom ओनली ह्यूमन ट्रीटमेंट कैन बी अप्लाइड, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा आपका। सी छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन इसमें होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंड रेजिंग बाई एन एजेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी शुड फंक्शन ऑन नॉन प्रॉफिट बेसिस। देखिए फंड रेज करने के लिए आपका यही होता है कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, नहीं तो आपको किस बेसिस पे फंड मिलेगा, तो ये जरूरी है आपका, है ना, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। देखते हो ना आप एनजीओ वगैरह को जो फंड मिलता है, तो ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, तो ये आपका शामिल हो जाएगा। फिर है एजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये वर्किंग होना चाहिए आपका लास्ट 3 ईयर्स है, तभी आपको फंड आप रेज कर सकते हो, ठीक है। मनी शुड बी रेज्ड फॉर प्रॉफिटेबल पर्पज, ये नहीं होगा आपका, प्रॉफिटेबल पर्पज के लिए आपको कोई फंड क्यों देगा, है ना, अपने प्रॉफिट के लिए आप क्यों लोगे। सबमिशन ऑफ प्रॉपर रिपोर्ट्स टू द प्रॉपर पर्सन इज नॉट मैंडेटरी, ये भाई नेगेटिव टर्म्स है, आप यहीं से समझ जाओगे, इसमें तो ऑप्शन हो, मतलब ये नेगेटिव टर्म्स से आप समझ जाओगे। एजेंसी मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट फॉर फंड रेजिंग, ऐसा मस्ट हैव जो दिया हुआ है ना, मस्ट हैव होना जरूरी नहीं है ना, आपका अलग से एक डिपार्टमेंट हो स्पेशलाइज्ड, मस्ट हैव ये नहीं होगा, ठीक है, इससे आपका पता चल जाता है। देखिए कहीं पे मस्ट यूज हो रहा है या ओनली यूज हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे में अधिकतर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है आंसर्स में। लिखा गया है तो ये क्वेश्चन जो है व्हाट आर वेज टू लिव मोर सस्टेनेबली, कि मतलब तौर पे कौन से तरीके हैं जिसको जीने का तरीका सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ट्राई टू मोर वेजी मील्स, मतलब आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार जो है सब्जियां वगैरह आप इसको मील्स में लीजिए, अपने मील्स फूड आपका होना चाहिए। फिर आपका है ट्राई रीयूजेबल कॉफी कप्स, वाटर बॉटल्स एंड शॉपिंग बैग्स, सही बात है, आप जितना रीयूजेबल चीज़ों को रखेंगे, अब जैसे प्लास्टिक की हम बात करें, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं हमारे, वो जो हम यूज़ करते हैं, या आप वाटर बॉटल्स जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, जो एक बार यूज़ करने के बाद आप फेंक देते हो, तो उससे क्या होता है, उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो इसीलिए आपको सस्टेनेबल चीज़ों को लेना चाहिए जो लंबे समय तक चले, जिसको आप रीयूज़ कर सको। फिर आपका सेव एनर्जी एंड वाटर, सही बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आपको सेव करके रखना है, तभी हम आगे अच्छे से जीवन जी सकते हैं। डू नॉट डोनेट अनवांटेड आइटम्स, अब इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। शॉप एट मॉल्स एंड मार्ट, ये मतलब आप देखो ना, ये आपका टर्म्स एसोसिएटेड ही नहीं है उससे, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ए बी एंड सी, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रेम डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मीन्स, मतलब यहाँ आपको प्रेम का फुल फॉर्म बताना है, तो फुल फॉर्म है प्लानिंग रिसर्च इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग डिवीजन, ठीक है, ये आपका 4th है, देख लिया आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको फुल फॉर्म्स बताने होंगे, है ना, तो ये सारी चीजें अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर है एज पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अ मिनिमम ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पंचायत आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब कि जो 73वां आपका संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितना जो सीट है लोकल गवर्नमेंट की बात करें जैसे पंचायत वगैरह में, वो कितना होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्या फिक्स किया गया है, तो वो आपका 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिर आपका ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है आपको कि ट्रू एंड फॉल्स। तो देखते हैं। पहला है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग 12 5 ईयर प्लान, मतलब 2012 से 17 के जो 5 ईयर प्लान था 12वां, उस टाइम पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये बात सही है। फिर है आपका कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज लॉन्च ड्यूरिंग 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 12। ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये आपका लगभग कब हुआ था, 2005 में जो आपका था, क्या बोलते हैं, ये मनरेगा जो है आपका 2005 में लॉन्च हुआ था, अरे एक्ट इसका पास हुआ था, और लॉन्च आपका हुआ था ये 2 फेब को 2006 में। ठीक है, लगभग अगर हम देखें तो जो हमारा 9वां 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे ये आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन गलत है और ये सही है। तो हमारा फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये है हमारा अरेंज द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटेड टू वुमेन इन असेंडिंग ऑर्डर अर्ली टू रीसेंट। असेंडिंग मतलब यहाँ पे अर्ली टू रीसेंट है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ था, जो तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो दो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, ये आपका पास हुआ था, मतलब आया था 1956 में। ठीक है, फिर है आपका द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये आया था आपका 1961 में। फिर आपका आया था द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में। और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट जो है आपका आया था 2013 में। ठीक है, और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट आया था आपका 1986 में। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखें तो इस प्रकार से जो पहले नंबर पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फिर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई थर्ड पे, फिर ये होगा आपका फोर्थ पे सी, एंड फिर ये होगा फिफ्थ पे। तो इस प्रकार से ये है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट किस लिए लाया गया था और क्यों कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर जो जून में होने वाला है उसमें मैच लिस्ट कराने के लिए दे दे ईयर और ऐसे कुछ एक्ट्स को, या किससे रिलेटेड वो एक्ट है, तो इसके लिए ध्यान में रखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका ये क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक डिफिनेशन दी गई है और बताना है कि किसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये सोशल एक्शन से रिलेटेड है। सोशल एक्शन मे बी डिफाइंड एज एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज और प्रेजेंट चेंज इन करेंट सोशल प्रैक्टिसेस और सिचुएशंस थ्रू एजुकेशन, प्रोपेगेंडा, परसुएशन और प्रेशर ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव बिलीव्ड बाय सोशल एक्शनिस्ट टू बी सोशली डिजायरेबल। ये डेफिनेशन जो दिया है आर्थर डनहम ने दिया है 1958 में। देखिए ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसका डेफिनेशन ये किसने दिया है, तो ऐसे टाइप के आपको मिलते रहेंगे। तो अच्छे से डेफिनेशन को भी देखिएगा, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा है जो आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच नहीं है। तो हमें पता है टास्क अप्रोच, एक्शन अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच, ये इसमें शामिल होता है। आपका पैटर्नलिस्टिक अप्रोच जो है आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको पूछेगा, अप्रोचेस पूछ सकता है, मॉडल्स देके पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी जब कि कौन से मॉडल्स है, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। फिर यहाँ पे है कि विच टू टर्म्स वेयर एडेड इन द अर्लियर ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क गिवन बाई IASSW एंड IFSW इन 2014। 2014 में जो दिया गया था डेफिनेशन, ग्लोबल डेफिनेशन है सोशल वर्क का, उसमें क्या चीज अर्लियर ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये वर्ड जो है ऐड किया गया है। ठीक है, डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा जो सोशल वर्क का है, ग्लोबल डेफिनेशन। ठीक है, कब आया था, किसने दिया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले क्या आया उसके बाद क्या आया, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें आया था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन USA, इसके पहले UK वाला आया था, तो ये आपका यहाँ पे अभी है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, मतलब ये पहले पे होगा। फिर आपका नेबरहुड गिल्ड हो जाएगा,
फिर आपका होगा वॉर चेस्ट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर आपका नेशनल सोशल वर्क काउंसिल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। आपको ऐसे अरेंजमेंट के लिए आ जाएगा, हो सकता है इसको मैच लिस्ट में दे दें या स्टेटमेंट में दे दें, क्वेश्चंस चेंज होंगे पैटर्न के वाइज, बाकी आपके सिलेबस तो वही रहने वाला है अभी, तो उसी हिसाब से होगा, ठीक है। फिर ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको लिस्ट मैच करानी है, सोशल सर्विस क्या है, सोशल वेलफेयर क्या है, तो ये आपको पता होगा जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो सोशल वर्क किसे कहते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं। जो प्रोफेशनल हमारी एक्टिविटी है उसको सोशल वर्क बोलेंगे, क्योंकि सोशल वर्क हमारा प्रोफेशनल होता है ना। सोशल सर्विस जो होती है आपकी, वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी कोई भी सेवा प्रदान कर सकता है ना, समाज सेवा, ठीक है। ये प्रोफेशनल के द्वारा होता है सोशल वर्क। फिर आपका ऑप्शन है इसके बाद है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म क्या होता है, तो जो मूवमेंट्स अगेंस्ट एनी सोशल एविल सोशल प्रॉब्लम, हम लोगों ने इतने सारे वीडियोस में देखा होगा आपने, हमने पढ़ाया है इसके बारे में कि सोशल रिफॉर्म क्या है। जो जितनी भी उस टाइम सती प्रथा थी या ऐसे बहुत सारे जो उस टाइम के सोशल इशूज थे, है ना, जो एविल्स थे, उनको खत्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म चलाया गया था। सोशल रिफॉर्मर बहुत सारे हुए थे, है ना। अब आपका आता है कि सोशल वेलफेयर क्या है ना, समाज कल्याण। तो एक्टिविटीज फॉर वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कल्याण किसका करना है, जो कि जरूरतमंद है, वल्नरेबल है, वीकर है, उनका करना है, ठीक है। तो ये टर्म्स आप समझे रहेंगे तो आपको आसानी से ये आप इस पर मैच करा पाओगे। फिर ये है आपका कि इन विच ईयर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। तो ये आपका 1982 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इन सोशल वर्क फॉल अंडर द एमेंसिपेटरी सोशल वर्क, एमेंसिपेटरी सोशल वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इन सोशल वर्क फॉल अंडर द एमेंसिपेटरी सोशल वर्क, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें से जिसमें कोई ये मतलब उद्धार से रिलेटेड जो होता है, इसमें कौन से शामिल होंगे। तो आपका जो रेडिकल सोशल वर्क है ये इसमें शामिल हो जाता है। फिर एंटी ऑपरेसिव प्रैक्टिस ये शामिल हो जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका फेमिनिस्ट जो सोशल वर्क है ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइको एनालिटिकल अप्रोच और थेरेपेटिक अप्रोच है ये डिफरेंट है, आप देख के समझ जाओगे, है ना। इसके लिए आपका अलग अप्रोच स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बेंडिक्स एंड लिपसेट हैव आइडेंटिफाइड 5 वेरिएबल दैट डिटरमाइन अ क्लास इन मार्क्सियन सेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड, ठीक है। अब इसको आपको बताना है, तो इसमें कौन से शामिल होंगे। तो पहला है कि कन्फ्लिक्ट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड बिटवीन द क्लास, मतलब जो कि कन्फ्लिक्ट होता है इकोनॉमिक रिवॉर्ड को लेकर। जो क्लासेज है आपको पता है ना, जो मार्क्स ने जो 2 क्लासेस बताया था, एक बताया था जो इसमें एलिट्स होते हैं और एक जो होता है लेबर क्लास होता है, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं। तो अब इसमें ये यहाँ पे ऑप्शन इसमें शामिल होगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट की बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक रिवॉर्ड को लेकर, ठीक है। तो ये शामिल हो जाएगा इसमें। फिर होता है डिफिकल्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल इन द सेम क्लास पोजीशन, सो प्रोग्राम आर, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सेम क्लास की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ग्रोथ ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस इन द सेंस दैट द मेंबर ऑफ द क्लास हैव फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल रोल, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात होती है। ये मेंशन किया है उन्होंने कि जब जो क्लास के जो सेम क्लास के लोग होते हैं जब वो ये फील करते हैं सेम चीज़, तो वहाँ पे उनको मिलता है, फिर वो विरोध करते हैं मिलके, तो ये उसी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर है आपका प्रोफाउंड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द लोअर क्लास ओवर इनेबिलिटी टू कंट्रोल द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फील्स लाइक इटसेल्फ टू बी द एक्सप्लोटिव विक्टिम, मतलब कि अब उन्हें ये समझ में एक्सप्लॉइटेड विक्टिम की तरह वो खुद को महसूस करते हैं। वो जो लोअर क्लास के लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने सिचुएशन को लेकर, है ना, कि हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और उनके अंदर ये चीज़ होती है कि इनेबिलिटी, वो फील करते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो ये जो इकोनॉमिक क्लास जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना कर रखा है लीड क्लास ने या बुर्जुआ ने, तो वो चीज़ वो फील करते हैं, वो समय आपको देखने को मिलता है। तो ये क्लास में इसको भी मेंशन किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी तो होगा ही, और आपका ये ऑप्शन नंबर
डी भी शामिल होगा, ठीक है। अब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द हिस्टोरिकल सिचुएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, ये भी आपका शामिल हो जाएगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फिर एस्टेब्लिशमेंट होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेके, है ना, क्योंकि वो फिर विरोध करने के लिए जब लोग एकजुट होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं ना विरोध में, और अदर तो चलते ही रहते हैं जो पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, आर यू मैरिड, इफ मैरिड फॉर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ईयर्स, इट्स इज टाइप्स ऑफ, मतलब ये एक क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है ना, अगर पूछ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन तो ये किस में शामिल होगा, तो ये आपका जो कंटीजेंसी क्वेश्चन होता है वो इसमें आता है, ठीक है। इसको आप फिल्टर क्वेश्चंस भी बोलते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप फिल्टर करते हो। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन अगर है आर यू मैरिड, ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे, यस और नो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका क्या आंसर है, उसके बाद वो अगला क्वेश्चन होगा। अगर आर यू मैरिड होगा तो यहाँ पे फिर यस अगर आता है तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन ये होगा कि मतलब कितने सालों से आप मैरिड हो, तो ये आपका जो होता है कंटीजेंसी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ये जो तीन ऑप्शंस हैं इसमें आपका जैसे डबल बैरिड होते हैं, इसमें आपके इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे दो क्वेश्चंस के, इसमें डबल बैरिड में जो आपका दो टॉपिक्स को एक में मर्ज कर दिया जाता है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। जो दो डिफरेंट इशूज हैं उससे रिलेटेड आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद है वैल्यू लोडेड क्वेश्चन। अब इसकी बात करें वैल्यू लोडेड में, तो जैसे कि अब कोई पूछता है क्वेश्चन इस प्रकार का कि क्या आपको लगता है कि जो हमारी कंपनी है उसका प्रोडक्ट बेस्ट है मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी बोल दिया है, एज्यूम करा दिया है कि भाई बेस्ट है हमारा प्रोडक्ट, है ना। अब जो आंसर देने वाला व्यक्ति है वो ऑनेस्ट होकर आंसर देता है या फिर बस सेटिस्फाइड करने के लिए देता है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिस्पोंडेंट के लिए इस पे आंसर करना, है ना। अगर वो अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक अज्यूम कर लिया है, तो ये वैल्यू लोडेड क्वेश्चन हो जाता है। और मैट्रिक्स क्वेश्चन में जो होता है कि इसमें ये हम देखते हैं, ये जैसे कि सर्वे होता है उसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, है ना, और वो रिस्पोंडेंट को मल्टीपल आंसर चूज करने के लिए मतलब मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, वहां से आप अपना चूज कर सकते हो। सिंगल क्वेश्चन के अंदर वो जो आंसर्स होते हैं मल्टीपल आप चूज कर लोगे, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन का टाइप है हमने देखा ये कंटीजेंसी का है ना, कि पहले क्वेश्चन पूछा गया और उसी से डिपेंड कर रहा है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिटिकल थ्योरी द ह्यूमन माइंड ऑपरेट्स एट 3 लेवल्स, व्हाट आर दीज लेवल्स। मतलब कि हमारा जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है जो कि आपका फेमस है बहुत, सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो इसमें कौन कौन सा शामिल होते हैं इसमें से लेवल्स, तो जो सबसे पहला लेवल होगा वो होता है आपका कॉन्शियस लेवल, ठीक है, जो आपका सतह पर होता है, सामने होता है। फिर आपका होता है प्री कॉन्शियस लेवल, और उसके बाद होता है आपका अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल एक दिया है कि जो मतलब एक समुद्र में एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा अगर हम देखें इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉन्शियस लेवल, ठीक है। और ये जो एकदम पतली सी रेखा आपको दिख रही है यहाँ पे सतह पे एकदम बिल्कुल, ये आपकी होती है प्री कॉन्शियस, ठीक है। और ये जो बड़ा सा हिस्सा है जो आपके दिमाग में होता है, बट आपको मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जो चीजें हमने जो हमें पसंद ना हो या जो हमारे ड्रीम से रिलेटेड हो या कोई ऐसी इच्छा जिसको हम बाहर नहीं ला सकते, वो सारी जो मेमोरीज वगैरह होती हैं या इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं वो इसमें आपकी दबी होती हैं, ठीक है। और सब हमारा जो सामने जो हम याद कर पा रहे हैं या जो चीजें हमें पता है वो हमारे कॉन्शियस में आ जा रही है, जैसे हम जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, जो हमारे साथ में है। और जो प्री कॉन्शियस वाली चीजें कुछ ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होती है, वो ऐसे सतह पे नहीं होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर करते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें आपकी जो इच्छाएं होती हैं, है ना, वो दबी होती हैं, आपकी कुछ भी चीजें जो होती हैं वो जो आप सामने अधिकतर आपके नहीं आती हैं। ये 3 लेवल आपके होते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन है, अब इसमें आपको बताना है कि जो इंस्टीट्यूशन है सोशल वर्क के, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में हमने हमारे यूनिट फर्स्ट में भी बताया है, वीडियोस में आप जाके देख सकते हो कि जो भी इंस्टीट्यूशन थे उनका एस्टेब्लिशमेंट कब किस ईयर में हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1936 में हुआ था।
ठीक है। उसके बाद आपका हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वर्क ट्रेनिंग, जो कि आपका 1899 में हुआ है। ठीक है। फिर है आपका समर स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क, जो कि आपका हुआ है 1898 में, 1898। फिर न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी आपका हुआ है 1904 में। ठीक है, 1904 में। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया है जो DSM-5 है वो स्टैंड्स किसके लिए करता है, मतलब DSM-5 का जो DSM है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, DSM-5, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पूछा गया है द पर्सन इन हिज सिचुएशन, ये शब्द किसने कॉइन किया था, काफी फेमस है द पर्सन इन हिज सिचुएशन। ठीक है, फ्लोरेंस होलिस जो थे उन्होंने इसको कॉइन किया था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा सवाल है, पूछा गया इसमें विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपका जो बिहेवियरल थियरी है वो आपका नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है, टू फॉलो अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट डज नॉट इम्पेयर और डैमेज द कवर प्रोवाइडेड बाय नेचर और टू मैनकाइंड। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट की बात जो कर रहा है कि डैमेज नहीं करता है जो प्रोवाइड किया है नेचर ने। ठीक है, फिर है टू यूज द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट देयर रेट ऑफ रीजनरेशन इज ऑलवेज इन एक्सेस टू देयर रेट ऑफ यूज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है होते हैं उनका रीजनरेशन होता है, तो उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं वो शामिल होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना, कैसे उस पर फोकस किया जाए। अब जो चीज़ रीजनरेट नहीं हो सकती है, जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हमें बर्बाद नहीं करना है ना, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनरेशन है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रयोग करें, है ना। फिर आपका क्वेश्चन का ऑप्शन फिर ये है टू यूज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ स्पेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, एंड सीरियसली वर्क टू फाइंड सब्स्टिट्यूट फॉर देम। तो ये आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन आपके हो जाएंगे, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको पहले दिख गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। ठीक है, जैक रुदमैन, इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपने मॉडल्स भी बताए थे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस जो अटेंड किए हैं उसको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की है। आप भी कोशिश करिए कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें चीज़ों को जो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, और दूसरी चीज़, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। नॉट कहाँ पे यूज हो रहा है, ओनली, मस्ट, अगर ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना है ना, थोड़ा सा अटेंटिव होके। यहाँ पे सिर्फ आपको आपका नॉलेज यहाँ काम नहीं आने वाला है, आप कितने धैर्य के साथ एग्जाम को दे रहे हैं, उस टाइम पे आप लोग कितना मन शांत करके एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई बार हमारे पास नॉलेज होती है बट एग्जाम प्रेशर के कारण हम अपना परफॉर्मेंस खराब कर लेते हैं। तो अच्छे से इसको ट्राई करिए आप खुद से ये पेपर सॉल्व करने की। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।